Bismillahirrahmanirrahim. This is Paradise College and you are attending your chemistry class student. Assalamu alaikum. In the previous lecture we have discussed about mass spectrometer. Mass spectrometer के बारे में हमने डिस्कस किया था कि what is mass spectrometer, what is mass spectrometry. तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है determination of relative atomic mass by using mass spectrometer. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. Determination of a relative atomic mass by using mass spectrometry. हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करते हुए. सबसे पहले व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ आइसोटोप्स. तीन चीजें हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं: रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ आइसोटोप्स. एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री. और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इस टेक्निक को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री. हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जो दो टाइप्स थी, जो स्पेक्ट्रम थे जो यूज होते हैं, वो डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन जो था दैट इज एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड सेकंड वन इज डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर. एस्टन को यूज करते हुए हम लोग जो है एटॉमिक मास को बेस करते हुए एनालाइज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस, और दूसरा डेम्स्टर जो है उसको यूज करते हुए उसमें हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को. तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री? प्रिंसिपल क्या है? जिस सब्सटेंस को आपने एनालाइज करना हो, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है जिसको आपने एनालाइज करना हो, उस सब्सटेंस को सबसे पहले आप लोग जो है वो क्या करते हो? वोलेटिलाइज. सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है? वोलेटिलाइज. वोलेटिलाइज का मतलब है आप उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो वेपर फॉर्म में. वोलेटिलाइजेशन के बाद, वेपराइजेशन के बाद इसमें हम लोग जो है वो फॉल करते हैं हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं तो ये जो वेपर्स हैं दीज कन्वर्ट इनटू गैसियस कैटआयन. ये गैसियस कैटआयन में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैसियस पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव. फिर हम इन गैसियस पॉजिटिव आयन जो हैं या गैसियस कैटायंस हैं इनको हम लोग पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से और मैग्नेटिक फील्ड में से. जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है एक मास स्पेक्ट्रम. एक मास स्पेक्ट्रम आ जाता है. व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम? मास स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली एक ग्राफ है जो कि होता है बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान और एटॉमिक मास के दरमियान.
एटॉमिक मास जो है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और रिलेटिव अबंडेंस जो है ये हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। इसको यूज करते हुए ये जो मास स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम जो है हमें एक ग्राफ दे देता है। कोई भी ग्राफ आपके पास आ जाता है, ये रीडिंग्स आ गई हैं उस सब्सटेंस की जिसको हम मेजर कर रहे थे बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो रीडिंग है यहाँ पे आपके पास हम लोग नियॉन का जो सैंपल यूज किया हुआ है, फर्स्ट वन जो है इनके एटॉमिक मासेस हैं 20, 21 एंड 22, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। इसकी जो 20 वाला एटॉमिक मास है, इसके रिलेटिव अबंडेंस जो है ये 99.92% है। उसके बाद जो 21 वाला एटॉमिक मास वाला आइसोटोप्स है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस आपके पास 0.25% है और जो आपके पास 22 वाला उसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82% है। ये तो है इसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब इस रिलेटिव अबंडेंस जो है उसमें हम रेफरेंस एलिमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? रेफरेंस एलिमेंट्स कौन सा है? इसमें जो ये पीक है, इसकी हाइट जो है ये क्या शो कर रही है? नंबर ऑफ पीक जो है ये क्या शो कर रही है? रेफरेंस एलिमेंट जो इस मास स्पेक्ट्रम में हम लोग लेते हैं वो लेते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 हम लोग इसमें रेफरेंस नंबर लेते हैं। हाइट ऑफ पीक जो है ये शो करती है रिलेटिव अबंडेंस को, और जो नंबर ऑफ पीक्स हैं ये शो करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। इसमें हमने तीन चीजें जो है वो डिस्कस कर रही हैं कि आपका जो ग्राफ है ये होता है, प्लॉट होता है रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान और एटॉमिक मासेस के दरमियान। यहाँ पे ये जो पीक्स हैं ये शो करती हैं रिलेटिव अबंडेंस को, जो इसकी हाइट है। जो नंबर ऑफ पीक्स जो हैं ये शो करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस को, और इसके बाद जो है इसमें ये आते किस बेस पे हैं? इसमें हम एक रेफरेंस एलिमेंट यूज करते हैं जो कि आपके पास है कार्बन 12। ये तो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम इस वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं ये कि किस प्रोसीजर के तहत जो है वो काम करते हैं। तो व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जिस सब्सटेंस की रिलेटिव आइसोटोप्स, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी हो, उस सब्सटेंस को सबसे पहले आप लोग जो है वो पहला जो प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है इसका, दैट इज वेपराइजेशन और वोलेटाइजेशन। वेपराइजेशन बोल सकते हो इसको या वोलेटाइजेशन। इसमें सबसे पहले कोई भी आपके पास एक सब्सटेंस है जिसको आपने वोलेटाइजेशन चैम्बर या वेपराइजेशन चैम्बर में रखा हुआ है। या आपके पास एक वेपराइजेशन चैम्बर है और आपके पास है वोलेटाइजेशन चैम्बर। प्रोसेस होने लगा वेपराइजेशन का। ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास। इसको जब आप लोग करते हो हीट करने से ये सॉलिड सब्सटेंस जो है इट कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में। इस वेपराइजेशन चैम्बर जो है उसका प्रेशर जो है वो हम लो रखते हैं। प्रेशर रखते हैं 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टॉर्क। इतना इसका प्रेशर रखते हैं। प्रेशर हम क्यों कम रखते हैं? ताकि हम लोग जो है आयनाइजेशन प्रोसेस में इसको आसानी हो। अब इसको हम लोग पास करवाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर से। ये आपके पास एक आयनाइजेशन चैम्बर है
यहां पे एक हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है जिससे आपके पास जो है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही है। इस आयनाइजेशन चैम्बर में हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पास हो रही हैं। जब हम इन वेपर्स को इनमें से गुजारेंगे या इनमें से पास करेंगे, ऊपर से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही हैं, तो ये जो वेपर्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे और बाकी जो है इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। ये आपके पास बन जाएगा गैसियस पॉजिटिव आयन। आपके पास गैसियस पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे। गैसियस पॉजिटिव आयन या गैसियस कैटायन, इनको गैसियस कैटायन भी बोल सकते हैं, गैसियस पॉजिटिव आयन्स भी बोल सकते हैं। अब इनके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इन गैसियस पॉजिटिव आयन को, जो कि अब ये गैसियस फॉर्म में बन चुके हैं, आयन्स बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर निकल चुके हैं। अब आप इनको जो है वो पास करवाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में से। किससे पास करवाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक परफोरेटेड प्लेट है। परफोरेटेड का मतलब है इसमें एक प्लेट लगी हुई है जो कि जाली नुमा है। परफोरेटेड प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से है? क्योंकि हमने इसको जो है वो जोड़ा हुआ है हाई वोल्टेज के साथ और वोल्टेज अप्लाई की हुई है हमने इसमें से 500 टू 2000 वोल्ट। इसको इतनी वोल्ट प्रोवाइड की हुई है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ये आपके पास है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले गैसियस आयंस मूव करेंगे तो जब ये प्लेट में से गुजरेंगे, परफोरेटेड प्लेट में से गुजरेंगे, तो इनकी स्पीड हो जाएगी तेज। इट्स मीन कि ये जो परफोरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एक्सेलरेटर का। एक्सेलरेटर का मतलब है स्पीड तेज करवाना। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मैस ज्यादा था उनकी स्पीड कम हो जाएगी और जिनका मैस कम था उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सेलरेट की वजह से इसकी हमने करवाई, स्पीड तेज करवा दी। जब इन आयंस की स्पीड तेज होगी, स्पीड कैसे तेज होगी? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एक्सेलरेटर की तरफ, इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब ये इनमें से गुजर जाएंगे इससे हम लोग जो है इनकी स्पीड जो है उनका अंदाजा हो जाएगा कि ये जो ज्यादा स्पीड के साथ गुजरे हैं उनका मैस कम है और जिनकी जो कम स्पीड के साथ गुजरे हैं उनका मैस ज्यादा है। अब इनको पास करवाएंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में से, जिसको आप लोग एनालाइजर भी बोलते हैं। ये आपके पास है एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से हम इसको पास करवाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करेगा? एक तो इनको सर्कुलर पाथ में बेंड करवाएगा। ये जो आपके पास आयंस हैं इन आयंस को सर्कुलर पाथ में बेंड करवाएगा और दूसरी चीज जो है वो फाइंड करेगा मैस टू चार्ज रेशियो। इन आयंस को डिसइंटीग्रेट करेगा, इनको डिफरेंशिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो और साथ में इनको सर्कुलर पाथ में बेंड करवाएगा। अब मैस टू चार्ज रेशियो जो है वो हमें बताती है रिलेशनशिप। मैस टू चार्ज रेशियो जो है इसमें आप लोग रिलेशन चेक करते हैं H²
2e, यानी कि ये रिलेशन है, H शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, E शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और R जो है दैट इज रेडियस। ये रिलेशनशिप बताता है हमें, अगर हम लोग कहते हैं मैस जो है किसी भी पार्टिकल्स का, आयंस का, अगर मैस ज्यादा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी आयंस का मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा और उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी क्योंकि जितना ही इसका रेडियस होगा उस लिहाज से इसका मैस ज्यादा होगा, और मैस ज्यादा होने की वजह से इसका रेडियस भी ज्यादा होगा और इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, आयंस जो है वो दूर जाके गिरेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं देन आपका रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, व्हाइल कीपिंग द एच कांस्टेंट, एच को हम कांस्टेंट रखते हैं। दूसरा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास जो रेडियस है ये हाफ रह जाएगा, जबकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट किया हुआ है। ये हमें रिलेशनशिप बताता है अबाउट मैस। इसकी डिफ्लेक्शन जो है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग देखते हैं, आपके पास जो है 3 पार्टिकल्स हैं, स्पोज पार्टिकल्स हैं, ये हम स्पोज बात करने लगे हैं। यू हैव अ स्पोज पार्टिकल, एक का जो मैस है वो 10 ग्राम है, एक का 5 ग्राम है और एक का 2 ग्राम है। ये डिफरेंट मैसेस के आपके पास आयंस हैं। अब इनमें यहाँ पे एयर ब्लो है, यानी कोई हवा जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही है, एयर ब्लो है। जब इन पार्टिकल्स को आप सेम स्ट्रेंथ में इसमें पुश करेंगे तो ये जो एयर है, ये ज्यादा मैस वाले जो पार्टिकल हैं ये दूर जाके गिरेंगे, जो उससे कम वाले हैं वो थोड़ा पास और उनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, और जो सबसे कम मैस वाले हैं उनकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। और इसमें जो डिफ्लेक्शन कर्व है, यही बात हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिनका मैस सबसे ज्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो कम है और रेडियस ज्यादा है, इसकी डिफ्लेक्शन उससे थोड़ी ज्यादा है, और जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मैस है उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, उसका कर्व जो है वो सबसे ज्यादा है। अब इनको हम लोग एक बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं आयन कलेक्टर, आयन कलेक्टर बोलते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें से ये वाले जो आयंस हैं विद डिफरेंट मैसेज, ये इनके साथ आके टकराएंगे। जिनका मैस ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा स्ट्राइक करने की वजह से इनसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट वाल को हम लोग जो है वो बेच देंगे एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में बेचेंगे। एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, इस करंट को एम्पलीफाई करने के बाद बेच देगा रिकॉर्डर में। ये आपके पास आ गया रिकॉर्डर। रिकॉर्डर जो है ये आपको देगा स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक ग्राफ की फॉर्म में आपके पास आएगा, और ये जो ग्राफ है ये होता है किसके दरमियान, रिलेटिव अबंडेंस, आर शो कर रहा है रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मैस के दरमियान। इसमें हमने इस ग्राफ को पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो है इसको हम किस वे से, किस रेफरेंस से बात करते हैं। ये आपके पास ये जो ग्राफ है ये किस सेंस में आया है, ये इस सेंस में आया है कि हमने इसमें कार्बन 12 के आइसोटोप्स को फॉल करवाया है, पहले वेपराइजेशन चैम्बर में, आयनाइजेशन चैम्बर में, इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर में, मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर में, और इनसे जो
हमें एक स्पेक्ट्रोग्राम मिला है उसको हम रेफरेंस एलिमेंट लेंगे और इस रेफरेंस एलिमेंट के हवाले से हम नियॉन का सैंपल इसमें से पुट करवाएंगे तो आपके पास ये जो है स्पेक्ट्रोग्राम आ जाएगा। अब अगर हम इसको मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर से भी मेजर करते हैं, मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर में भी आयंस जो है ये कलेक्टर के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे और जब स्ट्राइक करेंगे जितनी फोर्स के साथ जितने मैस का आयंस होगा वो जिस मैस ज्यादा मैस का होगा तो वो ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जब ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर इसको रिकॉर्डर में भेजेगा और आपके पास जो है एक मैस स्पेक्ट्रोग्राम आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आप लोगों का प्रोसीजर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें आप लोगों ने 6 से 7 स्टेप जो है वो डिस्कस किए हैं, जिनमें पहला जो है वो वोलेटिलाइजेशन या वेपराइजेशन है, आयोनाइजेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद हमने इसको जो है वो आयन कलेक्टर या स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं आप, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। ये जो आपके पास रिकॉर्डर में आपके पास ग्राफ आता है, दिस शोज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। तो ये था आपका आज का टॉपिक दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।